नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ घटना चक्र में इन घटनाओं का आने वाले समय में क्या कुछ हश्र होगा, क्या कुछ बदलाव होगा, इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे तमाम पैनलिस्ट के साथ। पहले समझते हैं एजेंडा है क्या। ठंड का प्रकोप बढ़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर और झारखंड में चढ़ा सियासी तापमान। झारखंड की 16 तो जम्मू कश्मीर की 20 सीटों पर कल होगा मतदान। प्रशासन के लिए सुरक्षित मतदान बना चुनौती। 23 दिसंबर को होगा नतीजों का ऐलान। और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लखवी की बेल पर संसद और सरकार ने जताई चिंता। पीएम बोले, पाकिस्तान का रवैया सदमे की तरह। पाकिस्तान में 17 आतंकियों को 48 घंटे में फांसी देने की तैयारी। चलिए, दो खास एजेंडे जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला एजेंडा यही होगा कि कल मतदान होना है, आखिरी चरण का मतदान होना है, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होना है। सबसे पहले बात झारखंड में जो चुनाव होना है, 208 प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम में बंद हो जाएगी, जिसमें 16 महिलाएं भी हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, 3 बजे तक मतदान होगा। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, इन तमाम मुद्दों में बातचीत करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रामाधार शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद साहू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलीप के सिंह हमारे साथ मौजूद है, ग्रुप एडिटर जैन टीवी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। अजीत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आलोक जी आपके साथ। जैसे जैसे पारा नीचे जा रहा है झारखंड में, गर्मी सियासी बढ़ती जा रही है। कल हमने देखा, कल रात के अंदर जिस तरीके का एक सियासी ड्रामा हुआ, दुमका के अंदर हेमंत सोरेन पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, बीजेपी और जेएमएम के बीच में लड़ाई हुई और 2 जगहों पर लड़ाई हुई। दुमका में तो हुई, एक जगहों पर जेएमएम के कार्यकर्ता को काफ़ी चोट लगी। लुइस मरांडी कह रही है हेमंत सोरेन खुद आए थे और वहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ी गई, लोगों को पीटा गया। क्या कुछ मायने निकाले जाएँ? और अब बस बहुत कम घंटे, 10 घंटे बाकी रह गए हैं, 11 घंटे, जब मतदान पहले चरण का शुरू हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ी मशहूर ये है, जुमला है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आज जितने उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं ना, आपको बताऊं 208, सबकी किस्मत दांव पर है। और जाहिर तौर पर जैसा आप बता रहे हैं कि असली मुकाबला कल जो दुमका में वारदात हुई उसके बाद से साफ हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी ही इस 16 सीटों पर उम्मीदवार लड़ रही है। और इसके लिए जब हमले और प्रति हमले को लेकर एफआईआर दर्ज हो और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो और पुलिस उसे गंभीरता से ले और एफआईआर नाम के सहित दर्ज कर ले, तो इसका मतलब समझाना चाहिए कि किस तरीके से तापमान बढ़ा हुआ है। इस ठिठुरती हुई ठंड में भी राजनीतिक कार्यकर्ता इस कदर सक्रिय हैं कि वो चाह रहे हैं आखिरी दौड़ में अपने को खड़ा करके और दूसरे वालों को पीछे पछाड़ने के लिए। और सिर्फ दुमका ने ही नहीं, आपको बताऊं मैं बरहेट, जहां दूसरा क्षेत्र है जहां से बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक बड़े दबंग छवि वाले हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बना रखा है, वहां भी तकरीबन यही स्थिति है। वहां के सुंदर पहाड़ी में एक दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा पर यह इल्जाम लगाया गया कि हेमलाल मुर्मू की पत्नी को वहां के लोगों ने बंधक बना लिया। एक बयान ये आया कि हेमंत सोरेन खुद धमकी देते हुए देख रहे हैं कि अगर ऐसी वारदात भारतीय जनता पार्टी की ओर से होती रही तो आने वाले दिन बड़े भारी पड़ेंगे। और दूसरी बात बताऊं, संथाल पन्ना को मैं जहां तक जानता हूं कि अगर ऐसी स्थिति होती है वहां, तो वाकई बड़े वहां एक दरार सा हमेशा से रहा है आदिवासियों और गैर आदिवासियों में। तो अगर ये राजनीति उस फासले को बढ़ाना काम करती है तो आने वाले दिन वाकई थोड़े कठिन हो जाएंगे वहां के लोगों के लिए, शहरों में जिस ढंग से और ग्रामीण इलाकों में। तो ये पूरी लड़ाई सिर्फ राजनीति को सीमित रहे और कल मतदान तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है, ये मैं कहूंगा। चलिए जनाब, सीधे झारखंड चलते हैं। दिलीप जी वहां पर मौजूद हैं और इस तमाम सर्दी के गवाह बने हुए हैं और लोगों के मन में क्या चल रहा है, उस तमाम चीज़ों को वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दिलीप जी, आज की रात बहुत भारी है तमाम लोगों के लिए। 16 सीटों पर मतदान होना है और ये 16 सीटें डिसाइड कहीं ना कहीं करने वाली हैं कि झारखंड को कैसी सरकार मिलने वाली है। क्या कुछ देख रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? देखिए, इन 16 सीटों पे सिर्फ झारखंड में सरकार बननी है, यहाँ तक अगर ये लड़ाई सीमित होती तो शायद चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती। असल में यहाँ पे ये किला है, जेएमएम का गढ़ है, और ये जो जद्दोजहद और ये जो लड़ाई और ये जो खुला आप वॉर जिसे कहते हैं देख रहे हैं, इस लड़ाई के पीछे सिर्फ है कि सिर्फ वजूद की भी लड़ाई है, सियासी वजूद की भी लड़ाई है। खास करके वहाँ पर कि जिसे अमूमन लोग मानते हैं कि संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है
और है भी। तो ऐसे में उनके अपने गढ़ को बचाने की भी चुनौती है और साथ ही साथ जो विरोधी है उसको वहाँ पे तमाम तरह के चुनौती जो उनको दिख रही है या जिस तरह से चीज़ें हो रही है, इसके पीछे बहुत सारे सियासी कारण होते हैं जी। ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, और ये मुझे लगता है कि हालांकि भारतीय चुनाव में हिंसा की वारदातें कम हुई है, हिंसा की अमूमन हिंसक उतना नहीं है जितना आज से 20 साल 30 साल पहले हुआ करते थे। बहुत कम हिंसा की वारदातें आपको देखने या सुनने को मिलेंगे, लेकिन चुनाव है, सत्ता की लड़ाई है, सत्ता का संग्राम है। इस संग्राम में छिटफुट घटनाएं कहीं ना कहीं होती रहेंगी और उसके पीछे मकसद होता है अपने विरोधियों को या अपने पक्ष में माहौल को बनाना, अपने विरोधियों के पक्ष के माहौल को उनका माहौल खराब करना, अपने पक्ष में माहौल बनाना। और इसमें कोई भी पार्टी पीछे है ये मान लेना बिल्कुल मुझे लगता है उचित नहीं है। वो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, तमाम उम्मीदवार जो जोर शोर से लड़ रहे हैं, जिनको लगता है कि वो जीत सकते हैं या वो लड़ाई में हैं, वो इस तमाम तरह के मैंने कहा था कि हथकंडों को अपना रही है। और एक कारण और भी है जी। जब आप देखेंगे कि जब चुनाव मुद्दा विहीन हो जाता है और जब कोई भी चुनाव सिर्फ सत्ता तक केंद्रित होता है और सत्ता के और अपने वर्चस्व के लिए लड़ी जाती है, तो उसमें इस तरह की वारदातें होना बहुत स्वाभाविक भी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे दिलीप जी कि तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पे लगी है इस 16 सीटों के ऊपर। खुद मुख्यमंत्री 2 जगहों से लड़ रहे हैं, बरहेट दुमका, हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, लुइस मरांडी, ये जो तमाम दिग्गज और भी कई सारे नाम हैं, इनमें से आपको लग रहा है सब लोग अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएंगे? मैंने वही कहा, सबकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई है और ऐसे में इस तरह की छिटपुट घटनाएं मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक कोई बड़ी घटना जिससे आप वाकई ये जो आपसी लड़ाई हुई है या हमला तोड़फोड़ जो है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, और इस पर नियंत्रण पा लिया गया है, इस पे तमाम पार्टियां, उसके पीछे कारण होते हैं मैंने बताया। लेकिन जो मुझे लगता है जो सबसे अहम बात है कि जो नक्सल, कुछ इसमें से क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, और उन इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ठंड का समय है, सवेरे 7 बजे से और सिर्फ 3 बजे तक मतदान होने हैं, तो ये चुनौती है, ये मतदाताओं के लिए चुनौती है, पार्टियों के लिए चुनौती है। और वो इस ठंड में इसलिए तापमान को बढ़ाए रखना चाहते हैं ताकि मतदाता जो हैं उठ के जाएं, घरों से निकल के उनको लगे कि ये सिर्फ चुनाव नहीं है, अपने विधायक को नहीं चुनना है। एक विधायक की चुनने की बात होती तो चलिए घर पे आप शायद सो भी जाते। ये वर्चस्व की लड़ाई है, आपके अमान सम्मान की लड़ाई है, ये आपके आन-बान की लड़ाई है, ये आपकी सत्ता की लड़ाई है, ये आपके हक की लड़ाई है, इसको हकूक की लड़ाई है, किसी ने इसको विकास की लड़ाई बना दिया है। तो तमाम तरह के जो मैंने जो कल, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जब मुद्दे, असल मुद्दे, जनता के जनमानस से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं वो बिल्कुल पीछे छूट जाए और सत्ता की लड़ाई में एक दूसरे पर जब हमलावर हो जाते हैं नेता या पार्टियां, तो उसमें इस तरह की सरगर्मियां स्वाभाविक सी बन जाती है। चलिए जरा इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी बाकी तमाम पैनलिस्ट हैं, अभी 3 पैनलिस्ट बाकी हैं जिनसे भी हमने चर्चा नहीं की है, उनसे भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कांग्रेस से कि आखिर में तमाम विश्लेषक ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस जेएमएम है, कांग्रेस क्यों नहीं है इस लड़ाई में। इस पर भी चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए और हम बात कर रहे हैं, झारखंड में ठंड बढ़ रही है, पारा गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा चढ़ रहा है। क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं? अब महज 11 घंटे से कम का समय रह गया है जब मतदान होना है। चलिए हम रामाधार जी से बातचीत करते हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। रामाधार जी, अभी जैसे जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आलोक जी कह रहे थे, इससे पहले भी हम झारखंड के चुनाव को जब भी डिस्कस कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस जेएमएम है। दिलीप जी वहां पर मौजूद हैं, तमाम रैलियों से लेकर के तमाम लोगों से मिल रहे हैं। उनका भी कहना है कि मुकाबला कहीं ना कहीं द्विपक्षीय होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से अगर
संथाल परगना की बात करें तो कई जगहों पर। आपसे सवाल मेरा सीधा सा ये है, आप क्यों नहीं मतलब जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या जो स्ट्रेटजी जो गठबंधन बिहार में इतना मजबूत दिखाई दे रहा था उपचुनाव में, वो झारखंड में इतना कमजोर कैसे हो गया? कुछ कमजोर नहीं हुआ है विपुल जी। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भाजपा वालों ने लोकसभा चुनाव के दरमियान जो हवा बनाया था कि मोदी मोदी मेरे आगे और कोई नहीं, उसके बाद का परिणाम आप देखें। 2 राज्यों के चुनाव हुए, हरियाणा में उनकी जीत हुई, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उनको नाको चने चबवा दिया शिवसेना वालों ने। अभी ये झारखंड की बात में कर, झारखंड में भी उसी तरह का हवा बना हुआ है। और हमने पहले मीटिंग में कहा था कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 17 सीटें जीतेंगी। उस पे मैं आज भी कायम हूं। रिजल्ट आएगा उस दिन हम लोग इस बिंदु पे बात करेंगे। आपने एक बात कही कि महाराष्ट्र में जैसे तैसे सरकार बन गई, तो क्या कह रहे हैं झारखंड में भी तैसे तैसे सरकार? नहीं, झारखंड में जैसे तैसे भी नहीं बननी है। देखिए, अभी वहां 16 सीटों पे चुनाव है, इसमें 9 जनरल सीटें हैं और 7 सीटें रिजर्व हैं। अब तक क्या होता था कि जनरल सीटों पे मुकाबला बड़ा तल्ख होता था, चुनाव प्रचार करने का काम और बाकी सब कैंडिडेट का जोर वहां दिखता था। लेकिन इस बार झारखंड में ऐसा हो रहा है कि जो एसटी के लिए रिजर्व, जो ट्राइबल्स के लिए सीटें 7 हैं इस फेज में भी, उस पे जनरल सीटों से ज्यादा तल्ख मुकाबला है और ज्यादा तल्ख चुनाव प्रचार दिख रहा है, लोगों का ये दिख रहा है। अभी तो हम तो कांग्रेस इस बीच में सभी सीटों पे नहीं लड़ रही है चुनाव, वहां 11 सीटों पे, अभी 16 में 11 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं और आरजेडी 6 सीटों पे लड़ रही है। एक सीट पे हमारा मुकाबला जो है वो फ्रेंडली कंटेस्ट है, बाकी हम लोगों हमारे एलआई के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस इलाके में हमारा विधायक एक था पहले से, लेकिन इस बार हम लोग इस संख्या को कम से कम 5 तक ले जाएंगे। कांग्रेस के 5 विधायक जीतेंगे यहां से और आरजेडी के भी 2 विधायक जीतेंगे। तो इस 16 में से 7-8 सीटें जीतने की संभावना हम लोगों की है। 7-8 सीटें आप जीत रहे हैं 16 में से? कम से कम जी। बीजेपी और जेएमएम को कितना दे रहे हैं आप? बीजेपी जेएमएम को आप समझ लीजिए कि करीब 6 सीटें जेएमएम जीतेंगे जी। और बीजेपी का पहले से भी इधर का जनाधार इस इलाके में ज्यादा लंबा समय नहीं है। 23 तारीख को इसी कार्यक्रम के दौरान दिन में जब नतीजे आने लगेंगे तो आपसे हम ये जो आपने विश्लेषण किया है इससे पूरे विश्लेषण क्लिपिंग दिखा करके आप सवाल। चलिए जरा बीजेपी से बातचीत करते हैं। साहू जी, 17 सीटों से ज्यादा आप आगे बढ़ नहीं रहे, कहना है कांग्रेस का, क्या स्थिति देख रहे हैं और इस बार क्या कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है झारखंड में? मैं सीधा 1, 2, 3 करते हुए आपको गिनाता हूँ जी। पहले तो मुझे हमारे मित्र जो कांग्रेस से रामाधार शर्मा जी हैं भाई हमारे, उनको शायद वहाँ के अस्थाई जो वहाँ जो लोकल जो समस्या है उन समस्याओं के बारे में नहीं मालूम है। दूसरा, वहाँ जितने लीडर हैं, चाहे जेएमएम को ले लीजिए चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, 10 साल में आप पता कर पाए क्या क्या समस्या है? क्रेडिबिलिटी नहीं है। और तीसरा, जो समस्याएं हैं, औद्योगिक विकास का समस्या है, रोजगार का है, नक्सलवाद का है, स्थायी सरकार का है, पलायन रोकने का है, ये सभी समस्याओं का इलाज केवल और केवल सभी लोगों को लग रहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ बीजेपी की आ जाएगी तो होगी। तो यहाँ तक कि गांव-गांव में यहाँ ये भी फोन आ रहे थे मेरे पास कि जो प्रत्याशी को लोगों ने देखा नहीं, उसको उन्होंने कहा कि नहीं हम तो भाई मोदी जी के लिए पूरा वोट दे रहे हैं। और एक उम्मीद है कि उनको कि भाई इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की अस्थायी सरकार बनेगी तो विकास के साथ साथ औद्योगिक का भी विकास होगा और लोगों को भी शिक्षा से लेकर रोजगार तक। और दूसरा, नक्सलवाद जो आज दिन दहाड़े हमारे लोग खुली सांसें नहीं ले सकते, कहीं भी जाते हैं। आप देखिए ये सारे काम आप क्यों कर रहे हैं? आप 10 साल में क्या आपने क्या किया? क्या एजेंडा? केंद्र में हमारी सरकार नहीं रही, आज केंद्र में सरकार है और जहां केंद्र में और राज्य में दोनों जगह होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय क्रेडिट तो आप ही लेते हैं ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड बनवाया था, उस समय तो केंद्र में आपकी सरकार थी कि अगर हम झारखंड में अस्थायी सरकार देंगे तो जो पूरा विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, झारखंड को भी कंट्रोल कर विश्व को कंट्रोल और देखिए कंट्रोल जरूर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बना रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे भाई उनको यही कई समस्याओं का निदान ढूंढने दीजिए। अगर नहीं माने होते तो पूरा दुनिया में बिल्कुल नहीं बचता। चलिए अजीत जी बात को समझना पड़ेगा। रामाधार जी, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान दीजिए। चलिए अजीत जी, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, जेएमएम अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, स्थितियां देख कैसे रहे? ये
यहाँ पर भी तमाम ऐसे क्षेत्र बिल्कुल जी, हैं, मैं यहाँ दुमका पूरा और नहीं किया पाकुड़, था। ये जी देखिए आप बीच में बोल दिए, अच्छा आपने सबको बोलने दिया, किसी को नहीं टोका। मैं जब बोलने लगा तो आपने बीच में चलिए बोल दिए पूरा आप जो पहले है बोल लीजिए, बंगाल पहले की बोल खाड़ी लीजिए, समझ चलिए। के दौड़ पड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब बात कर रहा हूँ तो मैं 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा जी, संक्षेप में कि रखिए। आप देखिए कि जेएमएम के पास कौन नेता है, हेमंत सोरेन। उनका क्या सिद्धांत है, उनका क्या अपना विजन क्या है? कोई विजन नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। कांग्रेस के पास कौन है? आप सुबोधकांत सहाय। और दूसरे जो नेता है उनका कोई नाम नहीं जानता है लोग जी। तो सुबोधकांत सहाय जी का विजन देख लिया है केंद्र में, उनको क्यों हटाया गया? आनंद जी दोबारा मौका देंगे तब क्या बोलिएगा? उनको आरोप हमारे पास सुनिए, अभी तक जी। मुंडा जी के ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगा है, न आप रघुवर दास जी के ऊपर कोई आरोप लगा है, ना हमारे और कोई जो वहाँ कड़िया मुंडा जी हैं उनके ऊपर आरोप लगा है। तो मैं एक चीज कहता हूँ, जब प्रदेश में न जसवंत सिन्हा जी के ऊपर कोई आरोप लगा है, जब हमारे पास लीडर है, मतलब प्रदेश में लीडरशिप है, केंद्र ये तो आनंद जी से मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा, जरा अजीत जी को शामिल कर ले, छोटा सा ब्रेक लेना है। छोटा सा आनंद जी से प्रश्न में बहुत संक्षेप एकदम संक्षेप में जी। रामाधार जी सवाल तो आनंद जी एक छोटा सा प्रश्न मेरा है, प्लीज मेरी बात पूरी आप एकदम झारखंड के विकास का प्रश्न मैं कर रहा हूँ, बहुत संक्षेप में सर। तो ये आप बताइए 1990 तक सुना जाए ना कौन से उद्योग लगवा दिए सर, एक प्रश्न कर रहा हूँ, जिसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि 10 साल में अभी एक छोटा सा 1990 तक छोटा सा ब्रेक का वक्त थोड़ा मेरा अजीत जी से छोटा सा बाद रिएक्शन एक भी औद्योगिक क्षेत्र वहां पे नया बना, 28 जो थे वो 28 के 28 रह गए। चले अजीत जी, केवल चले साहू जी पर्याप्त मौका मिल गया आपको, साहू और जी कुछ नहीं। पर्याप्त मौका मिला। अजीत जी, आप कैसे देख रहे हैं जो स्थितियां बनी हुई हैं? तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, संथाल परगना अपने आप में ये 16 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। देखिए 16 सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब चूंकि 208 जिसमें 16 ही महिलाएं इस बार उम्मीदवार हैं, अब फेज इस बात को देखने का है, क्योंकि सारी सीटें संथाल परगना की हैं, तो जाहिर है यहाँ पे जेएमएम और झारखंड विकास मोर्चा का जरा ज्यादा यहाँ पे अभी वर्चस्व है, लहर दिख रहा है। स्थिति ये है कि जो बीजेपी के हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सिंक्रोनाइज्ड सेंट्रल और स्टेट का सिंक्रोनाइज्ड रूलिंग अगर होगा तो विकास होगा, ये सब मिथ है। ऐसी मिथ हम लोग देख चुके हैं कि कांग्रेस जब केंद्र में रहती थी और उपेक्षित रहता था राज्य, ये सारे मिथ हम देख चुके हैं। जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट की संभावना इस बार फिर से दिख रही है विपुल, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने मान लिया कि एक बहुत बड़ा कंटेस्टेंट है, एक बहुत बड़ा बीजेपी की तमाम हवा के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना स्टैंड है, उसके इश्यूज हैं, जो आजीविका का साधन है, उसके साथ लोग हैं, वहां के मौलिक जो मूल लोग हैं, जो फ्रिंजेस है, जो आप बिहार से सटे हुए प्रदेश जो देख रहे हैं, जहाँ पे दावा कर रही है कांग्रेस कि वहां पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी या आरजेडी की कुछ सीटें आएंगी, वो कुछ सीटें आएंगी तो मिला जुला कुछ प्रभाव ऐसा दिख रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि जो इश्यूज हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, वहां पे कोई सेंट्रल इश्यूज हावी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो बाहुबली हैं, जो मजबूत उम्मीदवार हैं, अपने अपने जगहों पे जीतेंगे। 16 सीटों का भी रुझान वही होगा विपुल, और 81 जो आपके कुल 23 दिसंबर को हम लोग देखेंगे कि आपके पास फ्रैक्चर्ड मैंडेट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया हमारे लिए, और ब्रेक के बाद हमारे साथ अवधेश जी जुड़ेंगे, उनसे भी इस चर्चा, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी से भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होनी चाहिए, ये कहना है बीजेपी का, उससे विकास बढ़ेगा। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि गुजरात मॉडल को लेकर के जब उस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो आखिर में गुजरात ने प्रगति कैसे की, इस पर भी जवाब लेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए और हम बात कर रहे हैं कल होने वाले झारखंड में
मतदान की क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ रामाधार शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, आनंद साहू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ दिलीप के सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं कि वो बहुमत में आने जा रही हैं, वो अपनी सरकार बनाने जा रही हैं। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद मैं सीधे ये सवाल दिलीप जी से ही पूछूंगा। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, झारखंड की स्थिति क्या 14 साल जिस तरह सरकार चली है उसी तरह स्थितियां कैसी दिखाई दे रही हैं? क्या वैसे ही सरकार बनेगी या आपको लग रहा कुछ बदलाव होगा? और दूसरा कि लोगों के लिए मुद्दा क्या, एक ऐसी सरकार जो कि बिना अकेले दम पे सरकार बने, ये क्या कोई मुद्दा है क्या वहां पर? देखिए, जिस प्रकार से देश नेतृत्व विहीनता की एक विकल्पहीनता की स्थिति में था, वैसे ही अनेक राज्य भी एक विकल्पहीनता की स्थिति में है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। दिलीप जी रोज वहां 250 से 300 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। जाहिर है उन्होंने गांव और उसको देखा है, और उन्होंने ही एक बात मुझे बताई कि मुझे और चीज तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन मोदी का नाम पहुंच गया हुआ है। और मुझे यह भी आश्चर्य होता है कि बाकी नेताओं के भीड़ नहीं आती है, पता नहीं मोदी के चुनाव में कहां से इतनी भीड़ आ जाती है। तो ये दो फेनोमेना ऐसा है वहां जो कि कुछ ना कुछ संकेत देता है वोट में कितना तब्दील होगा। लेकिन अगर उसका नाम शहरों से लेके कस्बों तक पहुंचा है, भले दूरस्थ गांवों में नहीं भी हो, तो उसका असर तो चुनाव पर पड़ना ही है, न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि झारखंड में किसी भी पार्टी के पास दिखाने के लिए ऐसे चेहरा नहीं है जिसकी ओर लोग आकर्षित हो सके। भारतीय जनता पार्टी यद्यपि वहां सबसे ज्यादा समय तक शासन में रही है, लेकिन इस समय सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी वहां शासन में नहीं है। दूसरा, केंद्र में शासन में होने के कारण और नरेंद्र मोदी की अभी लोकप्रियता में जिस प्रकार से विपक्ष कह रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारे मित्र राम आधार जी दिन में सपने देखने की तरह, सारे कांग्रेसी आजकल दिन में ही सपना देखते हो कि रात में तो उनको नींद आती नहीं है कि सपना देखें। तो वो जो बता रहे वो स्थिति अभी नरेंद्र मोदी की नहीं है, तो उसकी एक लोकप्रियता है और उसके प्रभाव से झारखंड अछूता नहीं रह सकता है। जहां तक मुद्दों का प्रश्न है विपुल, तो ये मान लो कि मुद्दे राजनीतिक दल बनाते हैं। कई बार लोगों के मुद्दे जो है वो भले ही वो इशू चुनाव में न बन पाते हैं, राजनीतिक दल जो मुद्दे बना देते हैं, जैसे राम जन्मभूमि लोगों के लिए मुद्दा नहीं रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब उसको मुद्दा बना दिया तो लोगों के लिए मुद्दा हो गया। तो राजनीतिक दल में सत्ता पार्टी भी है, विपक्ष भी है, तो मुद्दा क्या बनाया है? मुद्दा यह बनाया है कि आप हमको अगर वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी ने, तो फिर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, हम जो है झारखंड का विकास करके दिखाएंगे। तो कांग्रेस कह रही है कि इन्हीं का शासन तो रहा है 9.5 साल, इन्होंने किया क्या है ये बताइए। लेकिन कांग्रेस तो इस समय सन्निपात में पहुंची हुई पार्टी है, बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए जो परिदृश्य आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मेरे सामने तो परिदृश्य बिल्कुल साफ है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए बहुमत में नहीं आई तो नंबर 1 पार्टी होगी, और बहुत ज्यादा खिचड़ी की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दे रही। चलिए ठीक है, इसी बात पे जरा कल जो मतदान होना है उस पर एक खास रिपोर्ट देखते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे झारखंड और जानेंगे दिलीप जी से कि क्या कुछ स्थितियां वो देख रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। महीने भर की सियासी गहमागहमी के बाद अब मामला सियासतदानों से निकलकर सीधे जनता तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद संथाल परगना की 16 सीटों पर शनिवार को मतदान। कहने को मैदान में 208 उम्मीदवार, लेकिन सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच ही है। मतदान के पहले की रात सभी पार्टियों पर भारी पड़ रही। आखिरी पल के मैनेजमेंट में बूथ स्तर पर जोर आजमाइश है। इसमें जो बाजी मारेगा जाहिर तौर पर उसके समर्थक मतदाता ज्यादा सहूलियत में होंगे। राजनीतिक दलों की पेशानी पर युवा मतदाताओं ने बल डाल रखा है। परंपरा से हटकर पहली बार मतदान कर रहे तकरीबन 2.5 लाख मतदाता निर्णायक साबित हो सकते हैं। इनको लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने 77 युवाओं को मैदान में उम्मीदवार के तौर पर उतार रखा है। असली लड़ाई दुमका और बरहेट सीट पर है। दोनों जगहों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उम्मीदवार है। दुमका में तो मुख्यमंत्री समर्थकों के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के लिए FIR तक दर्ज हो चुकी है। बरहेट में बीजेपी ने दबंग छवि के हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बना रखा है, इसलिए पाकुड़ जिले में तनाव का माहौल। इसके बीच मतदाताओं को वोट देना है। मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री रहे स्टीफन मरांडी और कभी JMM के दिग्गज रहे साइमन मरांडी की किस्मत भी दांव पर। स्टीफन कई पार्टियों की परिक्रमा कर JMM में लौटे, मगर इनका पारंपरिक चुनाव क्षेत्र दुमका से बदलकर महेशपुर कर दिया गया है। जबकि साइमन मरांडी बीजेपी की टिकट से पारंपरिक सीट लिट्टीपाड़ा से किस्मत आजमा रहे हैं। आदिवासियों के लिए आरक्षित इन सीटों के अलावा गोड्डा से RJD के संजय यादव तो पोरिया हाट से JVM के महासचिव प्रदीप यादव की किस्मत दांव पर लगी।
पॉलिटिकल एरिया था, 29 नहीं हुआ। चलिए अब सीधे चलते हैं जहाँ झारखंड, दिलीप जी वहाँ पर मौजूद हैं। दिलीप जी आपसे जानना चाहेंगे, अब ये जो आपने तमाम रैलियां तो देखी, यहाँ स्टूडियो में भी तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, तमाम वादे कर रही हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है। अब 11 घंटे बाद जब मतदाता निकलेगा और 23 तारीख को जब हम लोग इस स्टूडियो में बैठेंगे, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर बहस हो रही होगी, क्या कुछ एजेंडा होगा? चलिए लगता है उनसे हमारा संपर्क जो है, बड़ा दल जो आएगा विपुल जी, उसको ज्यादा से ज्यादा 28 सीटें आएंगी। चलिए ठीक है, दिलीप जी साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, सवाल मेरा ये था कि तमाम रैलियों के दौरान झारखंड में तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से दावे हो रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में भी चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अपने अपने दावे कर रही है। सवाल मेरा ये है कि 23 तारीख को जब हम लोग यहाँ स्टूडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे काउंटिंग के दिन, क्या लग रहा है आपको कि क्या स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी, किसके दावे ज़्यादा मजबूत दिखाई देंगे आपको, क्या स्थितियाँ लग रही हैं? मुझे लगता है उसके लिए कल जो 16 सीटों पे मतदान होने हैं जी, उनमें कितना मत प्रतिशत होता है, मतदान कितने प्रतिशत लोग करते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ से भी ग्राउंड रिपोर्ट हमें प्राप्त होगा, हम देख पाएंगे कि लोग जो मतदान कर रहे हैं, शहरी इलाके, ग्रामीण इलाकों में आदिवासी, गैर आदिवासी, ये तमाम चीज़ें हैं। कल उसमें जब 16 सीटों पे मतदान होंगे, 16 सीटों में मतदान के बाद असल में कुछ धुंधली सी आप तस्वीर का स्केच खींच सकते हैं, लेकिन असल में जब आप कहीं भी जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों, चाहे शहरी इलाके हों, चाहे झंडे लगे हों, अन्य पार्टियों के झंडे लगे हों, एक ही पार्टी के झंडे लगे हों, लेकिन झंडे लगे रहने के बावजूद भी जो आप उनसे बात करते हैं जी, तो कोई भी लोग खुल के नहीं बताते हैं कि वो किनके पक्ष में मतदान करने वाले हैं। जो कैडर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको तो उनके बारे में आपको पता है, लेकिन जो वोटर है, जो आम मतदाता है, जो कॉमन मतदाता है, वो थोड़ा चुप रहना पसंद करते हैं। और अगर आप उनको बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर घुमा के पीछे पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ संकेत आप जानने का प्रयास करें, कुछ संदेश लेने का प्रयास करेंगे, तो वो आपको मिलता है। लेकिन अगर वो चीजें आप देखें तो मैंने वही कहा, हालांकि मैंने ये कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही वहां पे चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियों के रूप में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बाकी पार्टियां कमजोर दिख रही है, बाकी पार्टियों के कुछ उम्मीदवार हैं जो दिख रहे हैं मजबूती से चुनाव लड़ते हुए। ये है, ये खास करके प्रचार प्रसार की भी अगर हम बात करें तो ये, लेकिन जो जमीनी जो पार्टी का मैनेजमेंट होता है, जो आज की रात है, आज की रात जैसे कयामत की रात भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चुनाव 5 साल में कभी नहीं जीते जाते हैं, चुनाव जीता जाता है 24 घंटे में। आप क्या किस तरह का मैनेजमेंट करते हैं? तो जो नेता ये मानते हैं कि रात की बात है, रात में आपने क्या मैनेजमेंट किया, मतदाताओं तक कितने लोग पहुंचे, कैसे उनका प्रबंधन होता है, किस तरह के प्रबंधन होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। उसमें तमाम चीजें काम करती हैं। तो ये जो आज की रात है, इस रात के बाद जो 16 सीटों पे कल मतदान होंगे, मतदान खत्म होने के बाद जो हमें भी कुछ पता चलेगा कि वहां किस तरह से मतदान हुए हैं, किन इलाकों में मतदान हुए हैं, उससे कुछ ना कुछ संकेत मिल पाएगा। लेकिन 23 तारीख को जब मतगणना की शुरुआत होगी और 12 बजे तक आपको और हम सब लोगों को ये पता चलेगा कि असल में इन दावों की हकीकत है क्या, ये तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात है कि लड़ाई जो है इस वक्त की लड़ाई, अगर आप देखें, अगर आपको लड़ाई देखना हो और उससे तय करना हो कि कौन कौन जो है पहलवान जीतने के काबिल है, तो उसमें लगता है कि ज्यादा सीटों पे, खास करके संथाल परगना में अगर हम बात करें तो झामुमो को अपनी सीटों को बचाना है। उनकी चुनौती है रिटेन करना। और अगर मोदी का असर होता है, उस असर का मतदान केंद्र तक, ईवीएम तक असर होता है, वो भी कल देखने को मिलेगा हमें। चलिए जरा इस बीच ये बता रहा था मैं, जैसे दिलीप जी आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, जैसे जामा है, जामा से खुद शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन लड़ रही हैं और एक छत्र राज रहा है जामा रामगढ़ क्षेत्र पर। लेकिन पड़ोस में, दुमका के पड़ोस में बासुकीनाथ है, जहां आप गए थे, वहां का दिलचस्प लड़ाई है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभयकांत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसने एक हरिनारायण राय निर्दलीय जीत गए थे और बड़े ताकतवर मंत्री हुए थे जब मधु कोड़ा की सरकार थी। तो उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हरिनारायण राय को वहां से उतारा है और देवेंद्र कुंवर जेवीएम से आ गए हैं, जो कि कभी कांग्रेस के वहां से उम्मीदवार होते थे और उन्होंने बीजेपी से भी चुनाव लड़कर के विधानसभा पहुंचने का काम किया था। तो हर सीट पर लगभग ऐसा मैनेजमेंट है
कि दलों की जो पारंपरिक वोट रहे हैं उम्मीदवारों के प्रति, उस उम्मीदवार से वो वोट छिटक करके पार्टी के पास आ गया है, या फिर उस उम्मीदवार के साथ साथ जहां वो नए दल में गए वहां चला गया? क्या देख रहे हैं वहां आप? देखिए, मैं कई मतदाताओं से मैंने बात की और कई ऐसे मतदाता मिले, खास करके जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो ज्यादातर उसमें आदिवासी मतदाता थे। वो उम्मीदवार को नहीं जानते हैं, वो तीर धनुष को जानते हैं, गुरुजी को जानते हैं। वो हेमंत को भी बहुत सारे ऐसे मतदाता मिले जिनको हेमंत के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, उनको तीर धनुष के बारे में जानकारी जरूर है। तो ऐसे मतदाताओं के बारे में अगर वो किसी और पार्टी के प्रत्याशी को जानते भी हैं, मिलते भी हैं, उन मतदाताओं को मतदान केंद्र पे जाने के बाद उनको क्या चीजें वो रिटेन कर पाते हैं, किन चीजों के आधार पे वो वोट डालते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि संथाल परगना के खास करके ग्रामीण इलाके में, और वो भी इंटीरियर्स में, जहां जहां कई ऐसे इंटीरियर्स इलाके हैं जहां जाने के रास्ते भी नहीं थे, वहां मुश्किल से भी हम जा पाए। वहां पे जाने के बाद जब लोग छोटी छोटी जो सभाएं कर रहे थे, विधानसभा क्षेत्र स्तर पर जो सभाएं कर रहे थे, हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन या अन्य नेता के सभाओं में मैं भी गया, जो छोटी छोटी सभाएं थी उसमें भी गया मैं। तो वहां पे जो मतदाता आ रहे थे, जो सुनने के लिए आ रहे थे, जो लोग आ रहे थे भाषण सुनने के लिए, वो सुनते थे चुपचाप और चले जाते थे। लेकिन सिर्फ कुछ ही मतदाता, कुछ ऐसे शहरी इलाके में या खास करके जो नरेंद्र मोदी की जो सभा थी, उसमें मतदाताओं में एक अलग किस्म का जोश था। वो जोश जो था उसमें वो लोग जानते थे कि वहां क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं। ये दिलीप जी, अगर आप इन रैलियों से बाहर रैलियों से बाहर चले जाते हैं और ऐसे बिना किसी नेता या किसी झंडा या किसी ऐसे आप जब उनसे बात करते हैं, तो ज्यादातर मतदाता जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो कहते हैं हम तीर धनुष जानते हैं, दिलीप जी, आपने बड़े मार्के की बात पकड़ी है। झारखंड में हमेशा से सिंबल को लेकर लड़ाई होती रही है। वहां हुल पार्टी था, कभी झारखंड पार्टी था, मुर्गा उनका ये चुनाव चिन्ह हुआ करता था। तो मुर्गे के चुनाव चिन्ह को लेकर के आदिवासी दलों में बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही कि आखिरकार हम इसको जो आम मतदाताओं के बीच में इंट्रोड्यूस्ड है उसे हम कैसे हासिल करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 71 में बनने के बाद से इसको रिटेन करने के लिए, तीर धनुष को रिटेन करने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। और ये लड़ाई वाकई एक बार जब इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, इसी लिहाज से अगर आप कहें कि कमल वहां पहुंचा है या नहीं आदिवासियों के बीच में, पंजाब तो पहुंच गया था, क्या आपको लगा? जी, सवाल, मैं आपका सवाल नहीं समझ। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि वहां पर आप तीर धनुष तो देख पाया कि आदिवासियों के बीच पहुंच गया है, और वहां के दिमाग में जाके अटक जाता है मामला कि तीर धनुष ने पहचान ली, उसके पहचान में हाथ आ गया, उसके पहचान में अगर कमल पहुंचा या नहीं, बीजेपी का ऐसा है सिंबल पहुंचा या नहीं, उसको पढ़ पाए क्या आप? नहीं, कमल भी पहुंचा है। मैंने देखा कई लोगों से, कमल ही पहुंचा है दिलीप जी, कमल भी है, लेकिन एडिटर बोल रहे हैं और कमल खिलेगा, ग्रुप एडिटर। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता था दिलीप जी, जो न्यूज क्लिपिंग्स में हमने देखा, श्री नरेंद्र मोदी जी की सभाओं का क्लिपिंग्स जो हमने देखा, तो उसमें कुछ जो कैमरा जूम होके भीड़ पे जाता है, तो हमने देखा कि कुछ चेहरे ऐसे थे, कॉमन चेहरे नारे लगाते हुए, जो लगभग इनकी सभी सभाओं में दिखे। तो इसमें क्या तार्किकता थी? टीवी में नहीं, वो लोकसभा चुनाव में भी रामादास जी, मैं चेहरों को नहीं देखता हूं कि कौन कौन चेहरा कहां कहां है, लेकिन नरेंद्र मोदी के रैली में जो भीड़ थी वो अप्रत्याशित भीड़ थी। जी जी, आपको मैं बताता हूँ, वो पटना एक जगह है, कुछ राम आधार जी के कलेजे की शांति के लिए बोल दीजिए ना, लोकसभा चुनाव में भी उनके नेता ऐसे ही बोलते थे। तस्वीर कहीं वाकई देख ले तो उसको देख के आपको लगेगा कि ये निश्चित क्या कारण है, क्यों आए, इसमें मैनेजमेंट है, लोगों को लाए गए। जरा जम्मू कश्मीर सब समय बहुत कम रहा, जम्मू कश्मीर जाना जब चल रहा है, लेकिन देखो 1977 नरेंद्र मोदी के सभा में जो भीड़ थी, उस भीड़ का अगर कोई मतलब होता है, अगर भीड़ से सिर्फ मैं संख्या बल के आधार पे बताऊं आपको, तो वो उससे फिर तो एक अलग ही संकेत मिलेगा। जी जी, इसका मतलब तो कुछ और निकलेगा। चलिए जी,
चलिए जी, 1977 को बहुत छोड़ संक्षेप दो में, जी, जी। तो इस क्षेत्र में संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगातार वर्चस्व रहा है, ये जी। आज तक का यही वहां का इतिहास है। चलिए अब एक निश्चित रूप से जो स्थितियां बन रही हैं झारखंड के अंदर, अब कल मतदान होगा, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होगी। नहीं, लेकिन तमाम मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा पार्टीज हूं के कि लिए, इस बार भी वही तमाम है। पॉलिटिकल पार्टीज के मन में इस बार भारतीय एक ही जनता फिल्म का पार्टी टाइटल की वो बहुत सही में सरकार शूट बनेगी। हो रहा है कि इस रात की सुबह नहीं, ये सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, एक विपुल जी। इसमें सिर्फ क्योंकि एक बात मैं झारखंड बताना ये इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा आप को भी ये तोड़ा देखिए, है ना। आप ये देखिए जी जी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जी हेमलाल मुर्मू, स्टीफन साइमन मरांडी नेता जाके भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी जी जी। और संथाल लेकिन अच्छा, परगना एक में चीज इसके और- दोनों पक्ष है, इसके दोनों पहलू हैं। एक जो इनके खिलाफ जो आक्रोश था उसका नुकसान होगा भाजपा को या फायदा, जी। या ये जो नेता जी। हैं जो झामुमो के कैडर के बीच में लगातार रहे हैं, वो झामुमो के कैडर से फायदा बीजेपी को पहुंचाएंगे जी। या झामुमो को नुकसान पहुंचाएंगे, ये दोनों चीजें भी लेकिन निश्चित रूप से, हेमलाल मुर्मू निश्चित रूप से। 5 बार जीता हुआ जी विधायक चले है और साइमन अवधेश जी, मरांडी भी 5 बार अवधेश जी, जीता एक छोटा सा रिएक्शन। जम्मू कश्मीर पे 20 सीटों पे कल मतदान होना है, कल आखिरी चरण है, उसके बाद हमें पाकिस्तान के मुद्दे में बात करनी है। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे, उसका ब्रेक का वक्त हो गया। किससे? आप जम्मू कश्मीर में देखो, जम्मू कश्मीर का जो कल का जो चुनाव है उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है कल। इसमें से उनको ये लगता है 25 दिनों में नरेंद्र मोदी ने 9 रैलियां की हैं जो आज तक किसी राष्ट्रीय नेता ने जम्मू कश्मीर में नहीं किया था। जी तो जाहिर है कि उधमपुर, सांबा, राजौरी, ये सब सारे एरिया जो है, बिलावर, जम्मू, जहां उन्होंने रैलियां की है, तो उनको लग रहा है कि यही हमारा समय है। कल हमारे नेताओं से बात हुई जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सीटें ला सकते हैं। जी तो कुल मिलाकर जो अभी तक का मतदान रहा है वो देश के लिए उत्साहवर्धक रहा है। जिस दौर में थोड़ा कम भी मतदान हुए पिछली बार, तब भी वो 2009 के मुकाबले 2009 के मुकाबले वो 8 के मुकाबले वो 10% ज्यादा रहा है। तो हम लोगों की नजर तो इस पर है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम समय में कितने मतदान, कितना प्रतिशत होता है। अगर मतदान वहां 60 के ऊपर बढ़ता है तो ये माना जाएगा कि ये सत्ता विरोधी रुझान है। तो वहां बीजेपी को अकेले, मैं कहता हूं कि क्लियर कट स्विंग होगा। बाकी घाटी में जो 46 सीट है उस पर भाजपा, पीडीपी जो है नंबर 1 पर पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है। चलिए एक छोटे से प्रचारक का बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ है जम्मू कश्मीर। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। और ऐसा दिलीप जी ने कहा है कि चाहे झारखंड हो या जम्मू कश्मीर, सबके लिए कयामत की रात होगी। और कहीं ना कहीं एक फिल्म का टाइटल जो है इस रात की सुबह नहीं, इस रात की सुबह नहीं, शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये टाइटल जो है वो काफी सूट कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद पाकिस्तान पे चर्चा। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अब आज का दूसरा एजेंडा जो कि है जुड़ा हुआ लखवी से, जिस पर कल हमने बातचीत भी की थी। इस पर आज संसद में प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर बयान दिया और कहा ये जमानत मिलना निश्चित रूप से पूरे भारत के लिए ये एक सदमा है और जो लोग भी मानवता में विश्वास रखते हैं उनके लिए सदमा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो घटना हुई हम उसकी निंदा करते हैं और सभी भारतीयों के आंखों में आंसू थे, लेकिन ये घटना जो है, इस घटना से, जमानत मिलने की घटना से उन्हें सदमा पहुंचा है। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के आश्वासन मिले हैं कि अब वो आगे के कोर्ट में अपील करेगी और अभी फिलहाल लखवी को बाहर नहीं रखा जाएगा। तमाम पैनलिस्ट बने हुए। रामाधार जी, आपसे शुरुआत करते हैं, समय कम है इसलिए संक्षेप में अपनी बात रखें। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे? 16 दिसंबर 2014 को जो नृशंस वहां पे बच्चों का हत्या किया गया, निश्चित रूप से इसमें से ज्यादातर बच्चे बड़ा होके अच्छे प्रशासक बनते, अच्छे शासन में जाते, सेना में जाते, वो आतंकवादी निश्चित रूप से नहीं बनते। तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी एक क्षति है। और बच्चे किसी के भी हों, हम हिंदुस्तानी उन सब चीजों के ऊपर कोई कमेंट नहीं करते, बट बड़े दुख की बात है, हमारे आंखों में भी आंसू थे और निश्चित रूप से सभी भारतीयों के आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज ही के दिन, आज से 11 वर्ष पहले कालूचक में पाक ट्रेंड आतंकवादियों ने घुस के हमारे सेना के स्कूल में
30 बच्चों 2 से 5 वर्ष के 30 बच्चों की नृशंस हत्या की थी। और यही नवाज शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। जब नवाज शरीफ से पूछा गया था इस बर्बर कालूचक के बर्बर हत्याकांड के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि इट्स इंडियाज मैटर, इंडिया इसके बारे में बोले। तो लेकिन ये बातें थोड़ी चुभती हैं। और बाकी लखवी हमारा दोषी है। जो बोला है उस पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बोला है ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था। हिंदुस्तान बराबर इन सब चीजों की निंदा करता आया है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में हुआ है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। पाकिस्तान को अपने रवैये में इस घटना के बाद अगर वो लोग सुधार ले आलोक जी संक्षेप में अपनी बात रखिए। मैं इसको कल से एक कदम आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूं, जब वहां मुझे खबर मिल रही है कि वहां के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगले नाम ले लिया गया है और जो आखिरी पहला आतंकवादी जिसको फांसी चढ़ाया जाना है उसके परिवार वालों को निकलने का आखिरी मौका दे दिया गया है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं हो सकता है कि वो पहला आतंकवादी जो पाकिस्तानी सैनिक छावनी में हमला करने वाला डॉक्टर उस्मान है वो फांसी चढ़ चुका होगा। तो पाकिस्तान देर से ही सही अगर इस रास्ते पे जा रहा है, अगर सिविल सोसाइटी पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वहां के फौजियों को, वहां के आतंकवादियों को इस दिशा में जाने के लिए मजबूर कर रही है, तो एक अच्छे पड़ोसी के नाते मुझे लगता है कि इस पक्ष का समर्थन होना चाहिए और धक्का मिलना चाहिए। और जैसे लगातार कहा जा रहा है कि 1000 आतंकवादी वहां जेल में कैद हैं और जिनको आने वाले दिनों में फांसी दिया जाएगा, इसके लिए वहां के जल्लादों को तैयार होने के लिए कह दिया गया। आनंद जी आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत संक्षेप में कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? संक्षेप में विपुल जी मैं एक ही चीज कहूंगा कि निश्चित रूप से पूरा दुनिया को इतना बड़ा सदमा हुआ है इस घटना से, और ऐसे तमाम घटनाओं से लगातार दुनिया जो है झकझोरी गई है पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, और उधर जो आप तालिबानी जो हैं उनके द्वारा, अलकायदा के द्वारा। तो इन सभी विषयों पर पूरा विश्व जो है एकजुट होकर के लड़ाई लड़े और पाकिस्तान अपनी नियत में दोहरापन न लाए, क्योंकि वो उनका नियत हमेशा दोहरेपन जो है वो नजर आता था, वो चीज ना होने पाए। ये अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से पूरा विश्व का समर्थन उनको मिलेगा और ये आतंकवाद का खात्मा होगा। अवधेश जी, क्या ये दुख की घड़ी ऐसी स्थिति साबित हो सकती है कि भारत पाकिस्तान नजदीक आए? जिस तरीके से पाकिस्तान ने अब आश्वासन कम से कम दिया है कि वो आगे चल करके तमाम, चाहे लखीउर रहमान की बात हो, चाहे आतंकियों को फांसी देने की बात हो, आप कैसे देख रहे हैं? क्या स्थितियां बेहतर हो रही हैं दो देशों के लिए? समझ में आ रहा है आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है? देखिए, मैंने अपनी पहली टिप्पणी में लिखी थी कि आज की घटना पाकिस्तान के लिए एक मोड़ बिंदु साबित हो सकता है आतंकवाद विरुद्ध लड़ाई में, लेकिन तभी जब ये श्मशान घाट की कस्में साबित नहीं हो, क्योंकि श्मशान घाट में हम सबका हृदय द्रवित होता है कि जीवन में अब पाप, अधर्म, कुकर्म नहीं करेंगे, लेकिन लौटने के बाद हम वही करते हैं। हम सबका हृदय रोया, लेकिन तभी हो सकता है। और मैंने कुछ चीजें देखी है, जैसे पहली बार पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी युद्ध के इतिहास में प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख दोनों आ गए। विपक्ष ने अपना आंदोलन खत्म किया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बनने के बाद पहली बार घोषणा किया कि दहशतगर्द को खत्म करने तक ये जंग जारी रहेगी। फांसी पर से रोक हटा दी गई है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जैसे आप पश्चिम उत्तर सीमा की ओर आतंकवादियों के साथ लड़ रहे हैं, कि आप पूरब और दक्षिण की ओर भी आप लड़ेंगे, जो कि आतंकवादियों को खाद पानी भारत के विरुद्ध मिल रहा है। अगर नवाज शरीफ और वहां के लोग ये घोषणा करते हैं, ये क्या ऐसा मौका हो सकता है कि मैं अभी नहीं देख रहा हूं, सारी लड़ाई उधर केंद्रित है। अगर ये घोषणा होती है तो निश्चित रूप से, और पाकिस्तान की आवाम को भी लग गया है कि जो भस्मासुर हमने पैदा किया वो हमको ही जलाने की हालत में पहुंच गया है, तो वे इस समय पाकिस्तान के लिए करो या मरो का युद्ध है। किसी देश की जनता अगर खड़ी हो जाएगी तो आतंकवादी टिक नहीं सकते हैं, लेकिन जो ढांचे वहां इन्होंने पनपा दिए हैं सत्ता के अंदर और बाहर, उसका नष्ट होना आसान नहीं है। दिलीप जी, छोटी सी बात करना चाहूंगा। 16 को ये दुर्घटना घटी है 16 दिसंबर को, और 17 दिसंबर को हाफिज सईद इस घटना के लिए हमारे प्रधानमंत्री को दोषी ठहराता है। इसमें हमने दिलीप जी आपके पास आएंगे। जो कुछ घटनाक्रम घटा है आज, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा, ये सभी मानवता नहीं, ये भारत की कूटनीतिक जीत है। देखिए, पहली बार आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को दिलीप जी? मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर जब भी इस तरह के दबाव, चाहे आंतरिक दबाव होते हैं, चाहे आंतरिक, जब उनकी स्थिति बिगड़ती है तो वो कुछ भाषण देते हैं। उनके नेताओं के भी कुछ भाषण आते हैं, बयान आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से सॉलिड एक्शन के रूप में जब तक कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे लगता है तब तक भारत को
अपनी पूरी तैयारी करना चाहिए। आतंकवाद जो पाकिस्तान के जमीन से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, उसको रोकने के लिए पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए, पूरी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और पाकिस्तान जब तक कार्रवाई नहीं करता, जब तक एक्शन नहीं करता है, तब तक कोई भरोसा करना ही नहीं चाहिए। नहीं दिलीप जी, कल एक दिन में 57 आतंकवादियों को सेना ने मारा है, 57। ये फर्स्ट टाइम है जो उनका खैबर 1 चल रहा है या जर्बे तो चल नहीं रहा गई थी है। भारतीय मीडिया, तो थोड़ा लोगों का रिपोर्टिंग है। अवधेश जी, हाफिज सईद, हाँ, वो है, वो प्रश्न है चले, पाकिस्तान में। अब देखिए एक बात मैं बता दूंगा, बताना चाहूंगा, रामाधार जी समय थोड़ा सा बदलाव दिखा है। चलिए रामाधार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि निश्चित रूप से जो कुछ हुआ बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद था, लेकिन अगर इससे सबक सीखते हुए दो मुल्क आगे चल करके एक साथ चलने को तैयार होते हैं और पाकिस्तान खास तौर से इस दर्द को अगर समझ करके आतंकवाद के खिलाफ अगर खड़ा होता है, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी जीत होगी, न सिर्फ इंसानियत के लिए बल्कि आने वाले समय में पूरे एशिया के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रह जाएं टीवी। नमस्कार।